हम सबको यही बताया गया है ना, कि दिन में 3 बार खाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा शेड्यूल हमारे लिए बनाया ही ना गया हो? क्या हो अगर ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल मशीन को चलाने के लिए बनाया गया था, जो हमारी ही थकावट से पैसा कमाती है? और यही यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। क्या ये जो खाने का तरीका है, ये सच में हमारे शरीर की ज़रूरतों पर आधारित है, या फिर हमें किसी और की घड़ी के हिसाब से चलने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया है? और शायद इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है, वो यही है कि हमारी खाने की आदतें हमारी अपनी मर्जी का नतीजा नहीं है, बल्कि एक थोपी हुई व्यवस्था का हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे हमें कंट्रोल में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। औद्योगिकरण से पहले, यानी फैक्ट्रियों के आने से पहले, लोग तब खाते थे जब उन्हें भूख लगती थी, घड़ी देखकर नहीं। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रियां आईं, सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि अब इंसानों से मशीनों की तरह काम करने की उम्मीद की जा रही थी, और इसके लिए उनके खाने पीने का तरीका बदलना बहुत ज़रूरी था। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे और इसके पीछे दिमाग किसका था? इस सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये कहानी हमें उस दौर के उद्योगपतियों तक ले जाती है, और एक खास नाम बार बार सामने आता है: जॉन डी रॉकफेलर। उस वक्त इंडस्ट्रियल क्रांति की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी कि मजदूर इतनी लंबी लंबी थका देने वाली शिफ्ट में काम कैसे करें। होता ये था कि वो शिफ्ट के बीच में ही थक कर बिना एनर्जी के गिर पड़ते थे, और इससे प्रोडक्शन रुक जाता था। और यहाँ जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है। उसे सेहत नहीं चाहिए थी, उसे सहन शक्ति चाहिए थी। मतलब मकसद मजदूरों की भलाई करना नहीं था, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था। ऐसे कर्मचारी तैयार करना जो बिना थके बिना रुके बस मशीन की तरह काम करते रहें। और यहीं से जन्म हुआ बायोलॉजिकल बैटरीज के आइडिया का। मतलब इंसानों को एक तरह की चार्ज होने वाली बैटरी की तरह देखो, जिसे इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से बार बार चार्ज किया जा सके। ये बायोलॉजी के भेस में छिपा एक बिजनेस मॉडल था। तो इन बायोलॉजिकल बैटरीज को लगातार चार्ज कैसे किया जाता? इसकी शुरुआत हुई एक बिल्कुल नए रिवाज से, एक नया भोजन बनाने से, जिसे आज हम सब ब्रेकफास्ट कहते हैं। ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। 1917 में ब्रेकफास्ट को फैक्ट्री में बेहोश होते मजदूरों के एक सल्यूशन की तरह बेचा गया। 1920s आते आते ये स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, और 1950s तक केलॉग्स जैसी कंपनियों के विज्ञापनों ने इसे हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बिठा दिया कि ये दिन का सबसे ज़रूरी मील है। और केलॉग्स जैसी नई नई फूड कंपनियों ने इस नए रिवाज को पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। मीठे प्रोसेस्ड अनाज उन्हें सुबह की एनर्जी का ज़बरदस्त सोर्स बताकर बेचा गया, एक ऐसा फ्यूल जो दिन भर चलाएगा। हाँ, वो बात और है कि उसके बाद होने वाले शुगर क्रैश के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस पूरे सिस्टम को सीमेंट करने के लिए, इसे परमानेंट बनाने के लिए एक आखिरी और सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया गया: सरकार से मंजूरी लिया हुआ फूड पिरामिड। साल था 1992 जब अमेरिकी सरकार ने इसे जारी किया, और देखते ही देखते इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। कहा जाता है कि यह पिरामिड पोषण विज्ञान से ज्यादा एक विज्ञापन था। इसे बड़ी बड़ी अनाज कंपनियों ने फंड किया था, और इसने लोगों को दिन में 6 से 11 बार ब्रेड और पास्ता जैसे सस्ते कार्बोहाइड्रेट खाने की सलाह दी। नतीजा, जो कंफर्ट फूड था वो असल में कंफर्ट कंट्रोल का एक तरीका बन गया। अब समझते हैं कि ये सिस्टम बायोलॉजिकल लेवल पर कैसे काम करता है, कैसे ये हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार जाल है, और शायद ये साइकिल आपको कुछ जानी पहचानी लगे। प्रोसेस्ड कार्ब्स खाते हैं, ब्लड में शुगर और इंसुलिन तेजी से बढ़ता है, और फिर कुछ ही देर में एनर्जी का लेवल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और फिर क्या होता है? फिर से कुछ मीठा या और ज़्यादा कार्ब्स खाने की जोरदार इच्छा होती है, और ये चक्र बस चलता रहता है, चलता रहता है। हमें हमेशा थका हुआ और भूखा महसूस कराता है। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ दिखाता है। जैसे ही इंसुलिन का लेवल आसमान छूता है, एनर्जी का लेवल सीधा ज़मीन पर आ गिरता है। और यही वो गिरावट है, यही वो क्रैश है जो हमें और ज़्यादा कार्ब्स खाने के लिए मजबूर करता है, और हमें इस साइकिल में बांधे रखता है। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है?
इस सोर्स के मुताबिक इसका सल्यूशन सिर्फ कोई डाइट प्लान नहीं है, बल्कि ये एक तरह का विद्रोह है अपने शरीर पर अपने हक को वापस पाने का एक तरीका। देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। एक है सिस्टम का रास्ता जो कंट्रोल, गुलामी और लत की तरफ ले जाता है, और दूसरा है विद्रोह का रास्ता, फास्टिंग करना, अपने शरीर की सुनना, जो हमें मुक्ति और असली आज़ादी की तरफ ले जाता है। और शायद यही इस पूरे विश्लेषण का सार है, एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि हमारी पर्सनल हेल्थ हमारी पर्सनल फ्रीडम की नींव है, और यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली आज़ादी की शुरुआत सच में हमारी प्लेट से होती है।